नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ को, उसकी परिभाषाओं को देखेंगे, किन किन आधार पे समाज में किसी भी सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, प्लस कौन कौन से इम्पोर्टेंट नाम जो इनसे जुड़े हुए हैं और अपने उस पर विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही भारत में किन आधारों पे सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं आज के इस वीडियो में जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अर्थ को समझने से पहले सरल शब्दों में आप एक बार समझो, सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या होता है। देखो, हर एक समाज में समाज के द्वारा अर्थात वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके द्वारा अपने ही लोगों को धन, आय, जाति, शिक्षा, जातीयता, लिंग या यूं कहो व्यवसाय, इन सारे आधार पे समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाता है कि आप इस समूह से जुड़े हुए हो, आप इस शिक्षा से जुड़े हुए हो, आपका व्यवसाय यह है, या आपका लिंग ये है, आपकी आयु ये है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पे समाज में स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसी स्थायी श्रेणियों एवं समूहों में बांटने वाली व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी समूह व श्रेणियां उच्चता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। साथ ही विभिन्न समाजों में धन, शक्ति, प्रतिष्ठा एवं सत्ता के आधार पर व्यक्तियों को अलग अलग परिस्थितियां प्राप्त होती हैं और एक सी परिस्थिति वाले लोगों का एक स्तर बन जाता है। इस प्रकार परिस्थिति की विभिन्नता के आधार पर समाजों में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। यहाँ पे फोकस किया गया है परिस्थिति के आधार पे। वो परिस्थिति किसके आधार पे बढ़ रही है? धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, सत्ता। तो मेनली किसी भी सोसाइटी में अगर उच्च, अधीन या उच्च, मध्यम, निम्न इस तरह के वर्गीकरण किए गए हैं। अब वो उसके कई सारे आधार हो सकते हैं, सबने अपने अपने हिसाब से बताए हैं। कोई धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, सत्ता बता रहा है, कोई लिंग, आयु, जाति, वर्ग, ये सारी चीजें बता रहा है। तो अगर सरल शब्दों में हम बोले तो जो भी आधार आपको बताए गए हैं उन सब में से किसी भी आधार पर अगर लोगों में वर्गीकरण किया गया है, उच्च से निम्न का संस्करण पाया गया है या उनकी अपनी अलग अलग परिस्थितियां बता दी गई हैं, तो उसे आप सामाजिक स्तरीकरण की संज्ञा दोगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा। इससे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 4 परिभाषाएं दी हुई हैं। जिस बर्ट के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। वही चीज कि ये जो समूह में श्रेणियां बनाई गई हैं वो ऐसा भी नहीं है कि टेम्परेरी है, ये स्थायी श्रेणियां बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जाति व्यवस्था, ब्राह्मण समूह, क्षत्रिय समूह, वैश्य समूह या शूद्र समूह, इनकी ये मान लो श्रेणियां बन गई और इसमें श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र निम्न है या अधीन है। तो आपस में ही समाज के लोगों का स्तरीकरण में जो संबंध आया है अधीन और श्रेष्ठ का, उसी संबंधों से संबद्ध कौन सी चीज है? सामाजिक स्तरीकरण, अकॉर्डिंग टू जिसबर्ड। अब हम बात कर लेते हैं रेमंड मोरे के अनुसार। अकॉर्डिंग टू रेमंड मोरे, सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉलकिट पैटर्सन के अनुसार। किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। देखो, टॉलकिट पैटर्सन समाज को एक व्यवस्था मानते हैं। कैसी व्यवस्था है? ये जटिल व्यवस्था है, इसमें लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना काम होता है, मिलकर काम करते हैं, जिससे सोसाइटी का निर्माण होता है और समाज की व्यवस्था बनी रहती है। अब किसी भी समाज का निर्माण होता किससे है? व्यक्तियों का। तो उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जब आप ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन कर दोगे तो वो क्या कहलाता है? स्तरीकरण, अकॉर्डिंग टू टॉलकिट पैटर्सन। नेक्स्ट है ऑकबर्न एवं निमकॉफ। इनके अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों की उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है तो उसे स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है।
तो अगर आप ध्यान से देखो, ऑकबर्न और निमकॉफ ने क्या बोला है कि स्त्रीकरण एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में क्या होता है, व्यक्तियों को या समूहों को थोड़े बहुत कुछ स्थायी परिस्थितियों, मतलब उनका जो परिस्थिति, उनकी जो रोल है, जो उनका सोसाइटी में एक प्लेस है, स्थान है, वो ऐसा नहीं कि टेम्परेरी है, वो स्थायी स्थान जो है या वो स्थायी परिस्थिति जो है उसको प्रदान की जाती है। बट वो क्या है, उसमें दो तरह की चीज़ें होती है, या तो उच्चता की परिस्थिति होगी या तो निम्नता की होगी, और साथ ही साथ वो क्रम होगा, मतलब धीरे धीरे मध्यम से होते हुए निम्न तक आएंगे। तो उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किए जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण, अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एवं निमकॉफ। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि सामाजिक स्त्रीकरण होता क्या है। दो शब्दों में अगर आप बोलोगे तो समाज में उच्च से निम्न के आधार पे व्यक्तियों का विभाजन विभिन्न स्तरों में अगर किया जाए तो वो सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं। तो जब हम बात करते हैं सामाजिक स्त्रीकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में तो ये चार मुख्य रूप से हैं। इन चारों में क्या है, पदानुक्रम, असमानता, सार्वभौमिकता तथा दीर्घकालिकता। देखो, जब भी सामाजिक स्त्रीकरण देखा जाता है, समाज को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, तो वहाँ पे हायरार्की यानी कि पदानुक्रम देखने को मिलता है। और हायरार्की या पदानुक्रम का तात्पर्य क्या है, उच्च से निम्न की श्रेणी में बांटना। और जहाँ जब भी आप उच्च से निम्न की श्रेणी में बांटते हो तो उच्च स्तर पर अधिक अधिकार और संसाधन उपलब्ध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास। तो क्या लोअर क्लास के लोगों को उतनी ही सुविधाएं, उतने ही अधिकार, उतने ही संसाधनों पे पकड़ मिलती है जितनी कि हायर क्लास को होती है? नहीं। अपर क्लास हो या हायर क्लास हो तो उनके पास संसाधनों पे अधिकार या उनके खुद के अधिकार ज़्यादा होते हैं। अगर किसी रिच आदमी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, कार एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए आपको काफ़ी इजीली पुलिस या एफआईआर या क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश ज़्यादा तेज़ी से दिखेगी किसी भी निम्न श्रेणी के व्यक्ति की तुलना में। दूसरी विशेषता क्या है सामाजिक स्तरीकरण की, असमानता। जब स्तरों में आप समाज का वर्गीकरण कर रहे हो, विभाजन कर रहे हो, तो वहाँ पे असमानताएं भी आएंगी। संसाधन, अधिकारों और प्रतिष्ठा का असमान वितरण, प्रत्येक जो भी समाज है जहाँ पे भी सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलेगा तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। तीसरी है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक स्तरीकरण पाया ही जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में ही सिर्फ स्तरीकरण पाया जाता है, या चीनी समाज में पाया जाता है, या रशियन समाज में पाया जाता है, या अमेरिकन समाज में पाया जाता है। नहीं, पृथ्वी पे जितने भी समाज आप देख रहे हो, चाहे जनजातियां हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, गांव हो, हर जगह पे अपने अपने लेवल में स्तरीकरण देखने को मिलता है। यानी ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे पाया जाता है, पर्टिकुलर नहीं है। ये जो सामाजिक स्तरीकरण है, इसकी विशेषता क्या है, ये यूनिवर्सल है। इनइक्वालिटी इसमें पाई जाती है, हायरार्की पाई जाती है। फोर्थ क्या है, रेजिस्टेंस यानी दीर्घकालिकता। अर्थात ये जो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है, ये जो सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया है, यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है एक पीढ़ी ने स्तरीकरण देख लिया है तो बाकी की पीढ़ियां स्तरीकरण नहीं देखेंगी। जितने भी समाज हुए, जितनी भी पीढ़ियां आई हैं, ये स्तरीकरण किसी न किसी रूप में देखने को मिला है। कभी जाति पर आधारित, कभी व्यवसाय पर आधारित, कभी प्रजाति पर आधारित, मतलब हर जगह पे स्तरीकरण देखने को मिला और ये काफ़ी लंबे समय से बनी आ रही है। ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद ये हट जाएंगी। आप उठा के देख लो कोई भी समाज, पुराने से लेकर नए अभी तक के में स्तरीकरण समाज में पाया ही गया है। चाहे उसके रूप बदल गए हों, चाहे उसके नाम बदल गए हों, चाहे उसके तरीके बदल गए हों, पर हमेशा से किसी भी समाज में स्तरीकरण पाया गया है। अब देखो, आपने समझ लिया कि हर तरह के समाजों में स्तरीकरण पाया जाता है, और स्तरीकरण का तात्पर्य है उच्च से निम्न की श्रेणी में समूहों में लोगों का वर्गीकरण करना और उन्हें कुछ परिस्थितियां, उनकी कुछ भूमिकाएं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां देना जिसके आधार पर वे कार्य करते हैं और समाज की व्यवस्था चलती रहती है।
अब जब सामाजिक स्तरीकरण को समझ लिया है तो ये भी समझो कि स्तरीकरण किन किन आधारों पे होता है। मतलब अगर किसी को बोला जा रहा है तुम इस स्थान को ग्रहण करो, ये इस स्थान को ग्रहण करेंगे या ये इस स्थान को, तो उन्हें किन आधारों पे बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में पढ़ते थे और प्रेयर के टाइम पे आप लोग सब एक साथ खड़े होते थे, तो वहाँ पे क्या बोला जाता था, लंबे लोग पीछे रहे, उनसे छोटे आगे और सबसे छोटे आगे। तो ये क्या है, एक श्रेणी में बच्चों को खड़ा किया जाता था और बड़े लोगों को पीछे इसलिए रखा जाता था ताकि वो भी अच्छे से देख सके, और छोटे आगे रहेंगे तो वो बड़ों के पीछे छिपे ना। तो यहाँ पे ये आधार थे लंबाई। किसी भी लाइन को बनाने के लिए, श्रेणियों में बच्चों को खड़े करने के लिए आधार क्या बनाया जाता था, उनकी लंबाई। जो लंबे हैं वो पीछे जाएंगे, जो छोटे हैं वो आगे आएंगे। तो उसी तरह सामाजिक स्त्रीकरण में भी कुछ आधार बताए गए हैं जिनके द्वारा वर्गीकरण किया जाता है कि आप ऊंचे हो या आप नीचे हो, या आप इन काम करने के योग्य हो, आप इन काम करने के योग्य नहीं हो। अब देख लेते हैं सामाजिक स्त्रीकरण के आधारों को। सामाजिक स्त्रीकरण के आधारों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, जिससे इजिली समझ में आ सके कि कौन से आधार किसके अंतर्गत आते हैं। एक तो हो गया प्राणी शास्त्रीय आधार, मतलब ये बायोलॉजिकल बेस है, इसमें कोई बाहरी चीजें नहीं है। जो बच्चा, जो व्यक्ति जैसे भी जिस भी जगह पे जन्म लेता है, जेंडर, उनकी एज, उनका कलर, उनके मेंटल एंड फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, उन सब के बेसिस को जब आप देखोगे तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्राणी शास्त्रीय आधार यानी बायोलॉजिकल। बट जब आप संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक स्थानों में या राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर, इन सब चीजों को देखते हो तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक आधार के अंतर्गत। तो सामाजिक स्त्रीकरण के दो आधार हैं, एक है बायोलॉजिकल यानी प्राणी शास्त्रीय आधार, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राणी शास्त्रीय आधार। लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक व बौद्धिक कुशलता। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिंग की, जेंडर। देखो, लगभग आपके जानने में भी मेरे जानने में भी सभी समाजों में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों से हमेशा से ऊंची मानी जाती रही है। कई पद तो ऐसे जो सिर्फ पुरुषों को ही दिए जाते थे, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में, अभी तो खैर चेंज हो गई ये चीजें, बट देखो, सेना में पहले स्त्रियों को नहीं रखा जाता था। जहाँ पे शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करना है वहाँ के स्थानों के लिए पुरुषों का ही निर्धारण होता था। यहाँ तक कि आप अगर देखो तो परंपरा के आधार पे अमेरिका में भी बहुत लंबे समय तक ये बना हुआ है कि कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं होगी। देखो, यहाँ पे तो हम लोग क्या, भारत में प्रतिभा पाटिल रही हैं, इस समय तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं, बट आपके जानने में क्या यूएस में कोई महिला प्रेसिडेंट रही है? नहीं। यहाँ पे बहुत लंबे समय से परंपरा थी कि महिलाएं इस कार्य के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार लिंग के आधार पे भी स्तरीकरण देखने को मिलता है, जहाँ पे पुरुषों की स्थिति उच्च है, स्त्रियों की थोड़ी निम्न है। हालांकि अब ये चीजें काफी हद तक चेंज हो गई है, दोनों को ही समानता का अधिकार है, दोनों को ही समान अवसर दिए जाते हैं अपनी कुशलता, अपनी योग्यता को प्रकट करने के। अब हम बात कर लेते हैं आयु। अगर हम आयु की बात करें तो यहाँ पे भी स्त्रीकरण पाया जाता है। कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए निश्चित आयु की ही आवश्यकता होती है और वो निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पंच या घर का मुखिया, इस तरह की जो चीजें हैं उसके लिए आयु इम्पोर्टेंट है। और आयु के आधार पे कितने स्तर हैं, चार मुख्यतः। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर, तीसरा है प्रौढ़ और चौथा है वृद्धावस्था। अब किसी भी शिशु को किसी भी घर का मालिक नहीं बनाया जा सकता। यदि अगर घर का मुखिया बात करेगा तो वो कोई वृद्ध या उस परिवार का सबसे ज़्यादा बड़े एज का समझदार व्यक्ति ही होगा। तो ये जो कुछ पद हैं वो आयु के आधार पे दिए जाते हैं। या हम लोग के एग्जाम्स में देख लो, हर जगह पे अपनी अपनी एज लिमिट है। एक एज के बाद आप इस जॉब में नहीं जा सकते, या एक एज के बाद इस जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो आयु से आप रिलेट कर सकते हो कि काफ़ी तरह के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रजाति, रेसिज्म, आपने नाम सुना होगा। तो रेस के बेस पे किन समाजों में स्तरीकरण देखने को मिलता है, जहाँ पे एक से अधिक प्रजातियाँ रहती हैं। और इस मामले में तो भारत सबसे आगे है। भारत में भी बहुत सारी प्रजातियाँ रहती हैं। आप अदर भी फॉरेन कंट्री में देख सकते हो, काफ़ी तरह की प्रजातियाँ एक साथ रहती हैं। अमेरिका में आप देखते हो श्वेत और निग्रो, भारत में द्रविड़, आर्य, इस तरह के प्रजातियों के बारे में आपने सुना होगा। तो जब भी आप सुनते होगे
श्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? श्वेत माने जाते हैं, गोरे माने जाते हैं। गोरे प्रजाति के लोग निग्रो प्रजाति से या काले प्रजाति से ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं और इस तरह की सोच आज भी बहुत जगहों पे पाई जाती है। शायद इसीलिए पहला अश्वेत राष्ट्रपति यूएसए का बराक ओबामा थे और वो इतने लंबे टाइम के बाद बने थे। इससे पहले के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं वो श्वेत रहे हैं। तो प्रजातीय स्तरों पे भी स्तरीकरण देखने को मिलता है जिसमें श्वेत की स्थिति उच्च है, अश्वेत निम्न में आते हैं। जन्म आप जानते हो जिस जाति जिस वंश में हुआ, अगर आपका श्रेष्ठ जाति है, श्रेष्ठ कुल है, श्रेष्ठ वंश है तो आप श्रेष्ठ माने जाओगे। निम्न है तो निम्न। अगर किसी बच्चे का जन्म ब्राह्मण में हो गया तो वो श्रेष्ठ है, शूद्र में हो गया तो वो निम्न है। और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बाई चांस है। जिस भी वर्ण कुल जाति में पैदा हो गया उसके आधार पे उसकी उच्चता या निम्नता का निर्धारण कर दिया जाता है। लास्ट शारीरिक व बौद्धिक कुशलता, ये किसी भी व्यक्ति की अपनी स्वयं की होती है। उसकी मेंटल स्थिति क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसका फिजिकल एबिलिटी क्या है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, उसकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है, कहीं से भी किसी भी शारीरिक क्षति से ग्रस्त नहीं है, पागल नहीं है, आलसी नहीं है, अकुशल नहीं है, अयोग्य नहीं है, तो उसका स्तर उच्च होगा। पर यदि कोई व्यक्ति अकुशल है, पागल है, आलसी है या कहीं से भी कमजोर है, अयोग्य है तो उसका स्तर निम्न होगा। तो शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता के आधार पर दो स्तर हैं, एक बुद्धिमान परिश्रमी हष्टपुष्ट कुशल और एक निम्न आलसी प्रमादी और अयोग्य अकुशल। तो प्राणी शास्त्र के आधार पे आपने स्तरीकरण के आधार देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर। तो सामाजिक स्तरीकरण प्राणी शास्त्रीय आधार पर ही नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर भी देखने को मिलता है। उनमें से है पहला संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक स्थान, राजनीतिक शक्ति और साथ ही साथ वर्ग, जाति, प्रतिष्ठा, इनके आधार पे भी आपको समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं संपत्ति की। जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी वो उतना ज़्यादा ही उच्च स्थान रखेगा। हायर क्लास, लोअर क्लास, रिच फैमिली, पुअर फैमिली, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी और सबको पता है। जितनी ही फैसिलिटी, जितने ही प्रिविलेज रिच फैमिलीज़ को होते हैं या संपत्ति वाले परिवारों को होते हैं, उतनी सुविधाएं या प्रिविलेज गरीब जनता को नहीं मिल पाती हैं। सेकेंड है व्यवसाय। तो व्यवसाय में भी सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, अध्यापक, ये सारे जो पेशे हैं वो हमेशा से बाल काटने वाले या कपड़े धोने वाले या चमड़े का काम करने वाले पेशों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी दो वर्ग हो गया ना, एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सारे, एक बाल काटने वाले यानी नाव या कपड़े धोने वाले धोबी या चमड़े का काम करने वाले मोची वगैरह। इनकी तुलना में ये श्रेष्ठ हैं तो ये उच्च, ये निम्न, दो श्रेणियां यहाँ पे भी आपको देखने को मिली। धार्मिक स्थानों में अगर हम बात करें तो देखो, धर्म प्रधान समाजों में धर्म के भी आधार पर स्त्रीकरण देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल भारत, यहाँ पे जो लोग धार्मिक कर्मकांड करते हैं, जो धार्मिक उपदेश देते हैं या धर्म के बारे में अच्छे से जानते हैं, संत, महात्मा, योगी, वास्तविक, उनकी स्थिति सामान्य प्राणियों की तुलना में उच्च मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो मोह माया या ये जो कर्म के बंधन है, पाप पुण्य, राग द्वेष, इन सब से ऊपर उठ के बिल्कुल समभाव में रहते हैं। तो भारत में पंडित, पुजारी, धार्मिक गुरुओं, साधु संतों, ब्राह्मणों की स्थिति सामान्य लोगों से ऊंची मानी जाती है। तो धर्म के आधार पे आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक शक्ति। इसके बारे में तो सबको पता होगा, पॉलिटिकल पावर। जिसके पास है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, सब जगह पे देखने को मिलता है। जो राजनीति में है, जिसके पास राजनीतिक शक्ति है, उसके पास सैनिक सत्ता की शक्ति भी होती है, शासन की बागडोर भी उसके हाथ में होती है। तो ऐसी स्थिति में वो तो बिल्कुल शक्तिशाली ही शक्तिशाली है। और जिसके पास सत्ता या इस तरह की शक्ति नहीं है वो शक्ति विहीन होते हैं। तो शासक और शासित का भेद आप इसके आधार पे लगा सकते हो, क्योंकि राजनीति में जो है वो शासक है और राजनीति में जो नहीं है वो शासित है। तो इसमें भी उच्च या निम्न, या यूँ कह सकते हैं कि श्रेष्ठ या निम्न का स्तरीकरण देखने को मिल सकता है। और वर्ग, जाति, प्रतिष्ठा, इनके आधार पे तो आपको पता ही होगा, भेद होते हैं। वर्ग जिस प्रकार का व्यवसाय है उस आधार पर, जातियाँ जहाँ पे आपका जन्म है, और प्रतिष्ठा तो मतलब जिसकी जितनी सोशल स्टेटस होगी। कोई
कितना भी अमीर हो, अगर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, चोरी से वो अगर पैसा कमा रहा है और वो काफ़ी ऊँचा बना है, तो उसकी वो प्रतिष्ठा नहीं होगी जो कि रतन टाटा जी की थी। आपने देखा होगा वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक बार को वो शायद उतने रिच ना भी होते, तब भी उनके प्रति लोगों का उतना ही सम्मान होता। क्योंकि एज़ अ ह्यूमन बीइंग ही वो बहुत अच्छे थे। तो प्रतिष्ठा के आधार पे भी समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। जिसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, पॉजिटिव है, सम्मान है, तो वो उत्कृष्ट श्रेणी में आ जाता है, बाकी के निकृष्ट। और अब हम बात कर लेते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से एसोसिएटेड नेम्स। कौन कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो 5 नाम सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है इमानुएल दुर्खिम, चौथे हैं किंग्सले डेविस और पांचवें हैं पियरे बोर्डियो। तो ये 5 नाम सबसे इम्पोर्टेंट हैं जिन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और साथ ही साथ बताया है कि समाज में किस आधार पे आपको स्तरीकरण देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स समाजशास्त्री हैं जर्मनी के। ये एक जर्मन समाजशास्त्री, दार्शनिक और अर्थशास्त्री रहे हैं। इन्होंने समाज को 2 वर्गों में बांटा था मुख्यतः। पहला बुर्जुआ और दूसरा सर्वहारा। बुर्जुआ का तात्पर्य क्या है? उत्पादन के जो भी साधन हैं उनका मालिक, ओनर, वो जिसका सब पर कंट्रोल होता है। और दूसरा है सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, जो कि इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, इनके यहाँ मैं अपने श्रम को बेच करके अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। तो मेनली अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो उनके विचार क्या थे? आर्थिक असमानता सामाजिक स्थिरीकरण का मूल कारण है। यानी आर्थिक रूप से पैसे या अर्थ या पूंजी के आधार पे समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। एक उच्च यानी बुर्जुआ वर्ग है और एक सर्वहारा, सभी जगह से हारा, मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, जिसके पास आर्थिक पूंजी, संपत्ति या धन, इन सारी चीजों की कमी है। अगले समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर। इन्होंने बहुआयामी दृष्टिकोण यानी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बारे में बात करी थी। इन्होंने मुख्यतः 3 चीज़ों के बारे में बात करी थी। पहला है वर्ग, दूसरा है प्रतिष्ठा और तीसरी है शक्ति। इनके आधार पे समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। और इन्होंने मार्क्स के अनुसार जो ये बोला गया था कि आर्थिक असमानता ही सामाजिक स्तरीकरण का मूल कारण है, उस चीज़ को कोट करते हुए बोला था कि केवल आर्थिक कारक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी असमानता में योग देते हैं। अर्थात सिर्फ पैसे मैटर नहीं करते कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो उच्च श्रेणी में है और किसी के पास कम पैसे हैं तो एकदम से निम्न में ही हो जाएगा। नहीं, अगर कोई रिच है बट उसने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, दूसरों से गलत तरीके से बिहेव करता है, उसके लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं है, हर किसी को अकड़ दिखाना, हर किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, डांटना, नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके पैसे मैटर नहीं करेंगे, फिर उसके पास लोग नहीं जाएंगे। और यदि किसी के पास थोड़ी कम संपत्ति है बट उसके समाज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रतिष्ठा है, समाज में उसका सम्मान है, उसके पास शक्ति भी है, यानी कि राजनीतिक पावर उसके पास है, पॉलिटिकल पावर उसके पास है, तो कम पैसे होते हुए भी वो अच्छी खासी स्थिति समाज में रख सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं, कई कारक होते हैं जो समाज में स्तरीकरण में योगदान देते हैं या समाज में असमानता के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो अगर मैक्स वेबर से रिलेटेड पूछा जाएगा तो वहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ के बारे में बात करी है। पहला है वर्ग, दूसरा है प्रतिष्ठा, तीसरी है शक्ति। और जब आप कार्ल मार्क्स के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग आएगा। और अब हम देख लेते हैं इमानुएल दुर्खिम के अनुसार। इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को लेकर कार्यात्मक दृष्टिकोण दिया था। चूँकि इमानुएल दुर्खिम फंक्शनलिस्ट थे, उनके प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण रहे हैं, उनके अप्रोच ऐसे ही रहे हैं कि समाज में प्रत्येक चीज़ों का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो उन्होंने ये बोला है कि श्रम विभाजन समाज में असमानता को जन्म देता है, लेकिन यह समाज के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। अर्थात अगर समाज में डिवीज़न हो रहा है या लोग वर्गों में बांटे गए हैं तो उससे समाज पे कुप्रभाव ना पड़ के समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो उच्च वर्ग पे हैं वो उच्च कार्य को करेंगे, जो निम्न वर्ग पे हैं उनके लिए कुछ सरल तरह के कार्य होंगे, बट ये भी इम्पोर्टेंट है समाज के लिए और ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनके
जो कार्य ये कर रहे हैं वो कार्य भी समाज को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो बुक थी डिवीजन ऑफ लेबर, उसमें इन्होंने बताया था कि जो समाज में श्रम विभाजन है वो असमानताओं को जन्म देता है। अब हम बात कर लेते हैं किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूरे के बारे में। इनके भी सामाजिक स्तरीकरण का केंद्र बिंदु क्या था? कार्यात्मक दृष्टिकोण यानी फंक्शनल पर्सपेक्टिव से या फंक्शनल अप्रोच से इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को देखा। और जब आप बात करते हो फंक्शनल अप्रोच की या फंक्शनल पर्सपेक्टिव की, तो उनके लिए समाज में जो स्तरीकरण होता है वो पॉजिटिव होता है। वो उसे निगेटिव में नहीं लेते हैं कि लोगों को वर्गों में बांट करके हम समाज में असमानताएं बना रहे हैं। नहीं, इन्होंने देखो लिखा क्या है, सामाजिक स्तरीकरण इसलिए जरूरी है ताकि सबसे योग्य व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अर्थात समाज में जब भी स्तरीकरण होता है, लोगों को वर्गों में बांटा जाता है, तो उसका मुख्य कारण यह है कि सभी एक समान नहीं है। किसी में कुछ योग्यताएं हैं, किसी में कुछ योग्यताएं हैं, और किसी किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज दिमाग या प्रखर बुद्धि के लोगों की ही आवश्यकता होती है। तो उस तरह के कार्य के लिए उस टाइप के लोग समाज में भी हैं, और कुछ हल्के फुल्के काम हैं उसके लिए भी समाज में उस तरह के लोग हैं, और जो शारीरिक श्रम से जुड़े काम हैं उसके लिए उस तरह के लोग समाज में हैं। तो जब समाज में लोग का भी अलग अलग वैरायटी है, तो समाज को चलाने के लिए ये श्रम विभाजन या समाज में स्तरीकरण करना भी ज़रूरी है, जिससे समाज का जो सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो सोसाइटी है, वो अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फेमस सोशियोलॉजिस्ट पियरे बोर्दियू के बारे में। इन्होंने कैपिटल के बारे में बात करी है। कैपिटल दो टाइप के बताए हैं, कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। तो इनका फोकस किस पे होता है? सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी के ऊपर। इनका भी यही मानना है, असमानता केवल आर्थिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक ज्ञान, सामाजिक संबंध और शिक्षा भी इसमें निहित है। यानी इनके आधार पे भी समाज का वर्गीकरण देखने को मिलता है। मतलब यदि कोई बहुत ज़्यादा शिक्षित है, उसके लोगों में समाज में अच्छे संबंध हैं सबके साथ, मतलब सोशल बॉन्ड, सोशल रिलेशन, उसका उसका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है, साथ ही साथ उसके पास पैसे यानी आर्थिक रूप से वो मजबूत है ही, तो उसका स्थान समाज में उच्च हो जाएगा। और जो इन तीनों ही चीज़ों में कम होगा, उसका स्थान निम्न आप देख पाओगे। और जिसके पास मीडियम रेंज में ये सारी चीज़ें होंगी, वो मीडियम वर्ग में भी आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक या सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, बहुत सारे आयाम होते हैं समाज में स्तरीकरण को लेके, और उसके बारे में इन्होंने अपने अपने विचार जो प्रकट किए हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो मैंने उनके व्यू पॉइंट और उन्होंने कौन से टाइप बताए हैं स्तरीकरण के, उसके बारे में बात कर लिया है। तो हमने अभी सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता और उससे जुड़े इम्पोर्टेंट नाम, साथ ही साथ सामाजिक स्तरीकरण समाज में जो पाया जाता है उसके मुख्य आधार कौन है, इन सब के बारे में बात कर ली है। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण या संस्तरण के कौन कौन से आधार देखे जाते हैं। तो सबसे पहला व्यवसाय है, जिसका उच्च व्यवसाय है वो उच्च श्रेणी में आ जाता है। जैसे विभिन्न वर्ग देखने को मिलते हैं, वकील वर्ग, शिक्षक वर्ग, चिकित्सक वर्ग, सरकारी पदाधिकारियों का एक वर्ग, पुलिस वर्ग। तो ये विभिन्न वर्ग हैं, इसमें कुछ उच्च श्रेणी में आते हैं, कुछ निम्न वर्ग के लोग होते हैं जिनका व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा निम्न श्रेणी में आता है। चमड़े का काम करना, सफाई का काम करना या जूते चप्पल बनाना, इस तरह के काम आप समझ सकते हो कौन से व्यवसाय निम्न श्रेणी में आते हैं, कौन से उच्च। सेकेंड है जन्म। जन्म उच्च कुल में हुआ तो आप उच्च श्रेणी के, निम्न कुल में हुआ तो निम्न श्रेणी के। तीसरी है आयु। ये भारत में मुख्यतः देखने को मिलती है। परिवार में कर्ता, इसकी बात हमने करी थी। जाति पंचायतों में पंच और गांवों में मुखिया का पद साधारणतः आयु के आधार पर ही निर्धारित होता है। नेक्स्ट आपका है गुण एवं स्वभाव, भी भारत में सामाजिक संस्तरण के आधार होते हैं। गुण कौन कौन से हैं? 3 हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में समाज के विभिन्न स्तरों में विभाजन गुणों के आधार पर हुए हैं, और भारतीय दर्शन के अनुसार 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। इन गुणों से ही मन की 3 प्रवृत्तियां, यानी कि सात्विक जो कि सत्व गुण से बनती हैं, राजसी जो कि रजोगुण से बनती हैं, और तामसिक यानी तमोगुण से बनती हैं। और इन 3 गुणों के आधार पे 3 प्रवृत्तियां हैं, और इनके 3 स्तर हैं। सर्वप्रथम आता है सात्विक, दूसरे नंबर पे है राजसी, और तीसरे नंबर पे आता है तामसिक। तामसी व्यक्ति प्रमादी होता है,
उसे जो कार्य करना चाहिए वो ना करके आलस, प्रमाद, कामचोरी, अपने कार्य को ना करके इधर-उधर की बातें करना, चोरी-चकारी, ये सारी चीज़ें करता है। राजसी गुणों में थोड़ी-सी सात्विक और थोड़ी-सी तामसिक दोनों ही गुणों के लक्षण दिखेंगे। बट जब आप बात करोगे सात्विक की तो वो सरल, सामान्य, सहज स्वभाव का होता है, भोजन शाकाहारी शुद्ध करता है और शुद्ध दिनचर्या के द्वारा अपना जीवन यापन करता है। जबकि तामसिक व्यक्ति मांसाहारी होता है, तमोगुणी इस पे ज़्यादा हावी होता है। तो अगर गुण का देखें तो इसके आधार पे भी समाज में वर्गीकरण पाया गया है। नेक्स्ट है प्रजातीय भिन्नता, जिसके बारे में बात करी थी। आर्य, द्रविड़, श्वेत, अश्वेत इस तरह के देखने को मिलते हैं। हालांकि भारत में श्वेत अश्वेत ज़्यादा हावी नहीं हुआ, ये तो अमेरिका में देखने को मिलता है या वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है। बट भारत में अगर हम बात करें प्रजातियों की तो मुख्यतः आर्य और द्रविड़ों की ही बात की जाती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में समझा और लगभग पूरी तरह से हमने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में डिस्कशन करा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। आई होप अब आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या कहीं पे कोई चीज़ें फंस रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को पूछ सकते हो। तो हमने प्राथमिक अवधारणाएं यानी कि सोशल ग्रुप, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इन सब के बारे में अच्छे से समझ लिया है और इन सब से रिलेटेड एक PYQ का सेशन हम कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।